अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बदउनवानी को एक तबाहकुन बहरान करार दिया है। इदारा जाती कमजोरियों, गैर शफाफ पॉलिसी, सियासी असर रसूख और कमजोर एहतसाब के बायस हर सतह पर करप्शन सिरायत कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत और एहतसाब में बेहतरी पाकिस्तानी मईशत को नई कुव्वत दे सकती है, बशर्ते के इस्लाहात का आगाज आइंदा चंद माह के अंदर कर दिया जाए। IMF का तखमीना है कि अच्छी गवर्नेंस अपनाने से मजमूई कौमी पैदावार में 5 से 6.5% तक का इजाफा मुमकिन है, जबकि गुज़श्ता 2 बरस में नैब की जानिब से की जाने वाली 5 खरब 300 अरब रुपए की रिकवरियाँ बहुत बड़े नुकसान का एक मामूली अक्स हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पेचीदा और अवामी एतमाद से महरूम है, जिसके नतीजे में टैक्स टू GDP शरह मुसलसल गिर रही है। तरक्याती बजट और सरकारी इदारों की खामियों ने मजीद बदउनवानी को जन्म दिया है। मंजूर शुदा बजट और अमली अखराजात के दरमियान बड़े फ़र्क ने हुकूमती सवाबदीदी इख्तियार को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। सवाबदीदी फंड्स अक्सर सियासी असर रसूख रखने वाले अजला की जानिब मुंतकिल किए जाते हैं, जिससे सरकारी सरमायाकारी का मुनाफा कम और बदउनवानी बढ़ जाती है। IMF ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की शफाफियत, उसके अमले को दिए गए इस्तिस्ना और उसके इख्तियारात की नौइयत पर भी सवाल उठाया है। इसी तरह सालाना रिपोर्ट फौरी तौर पर अवाम के सामने लाना जरूरी करार दिया है। IMF ने यह मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी खरीदारियों में खुसूसी तरजीहात खत्म की जाएं और 12 माह के अंदर हर सरकारी लेन देन के लिए प्रोक्योरमेंट लाजमी बनाया जाए। इस रिपोर्ट में अदालती शोबे में भी करप्शन का जिक्र किया गया है। पेचीदा अदालती ढांचे, फरसूदा कवानीन, सुस्त रवि और शफाफियत पर सवालात उठाए गए हैं। अवामी सर्वेस के मुताबिक अदलिया, पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट मुल्क के बदउनवान तरीन शोबों में शुमार होते हैं। 26वीं तरमीम से चीफ जस्टिस की नामजदगी के तरीक़ाकार में तब्दीली और जुडिशल कमीशन में तोसी से मुतालिक भी खदशात मौजूद हैं। IMF की नज़र में बदउनवानी सिर्फ इनफरादी रिश्वत सतानी नहीं है, बल्कि ऐसा मुनज़्ज़म जाल है जो पॉलिसीज़, मंडियों और बाज़ औक़ात पूरी हुकूमतों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। 2019 की चीनी बरामद का फैसला भी इस बात का सबूत है, जिसमें ताकतवर तबकों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों का नाजायज़ फ़ायदा हासिल किया, जबकि एहतसाब नहायत ही महदूद रहा। पाकिस्तान 1958 से अब तक IMF के पास 24 मरतबा जा चुका है और मौजूदा प्रोग्राम 25वां है, जो मुसलसल माशी कमजोरी और देरीना गवर्नेंस बहरान की अक्कासी करता है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1947 में बदउनवानी को जहर कहा था, मगर 7 दहाइयाँ गुजरने के बाद जहर रियासत और मईशत तक फैल चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। IMF रिपोर्ट पाकिस्तान की रियासती साख्त में सिरायत शुदा बदउनवानी फिर बेनकाब। क्या इस्तेहकाम पकड़ता निज़ाम रियासती गिरफ्त से बाहर होती करप्शन का तोड़ कर सकेगा? ज़ैगम साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें हालिया अरसे में हो रही हैं जो हमें एक सस्टेनेबिलिटी दिखा रही हैं आने वाले सालों के लिए, मगर ये करप्शन का मामला भी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ कई दहाइयों से मौजूद है। क्या कहा जाए, ये चंद किरदारों की हवस है, पूरी अशराफिया जो मुनज़्ज़म तौर पर रियासती गिरफ्त से बाहर हो रही है, जिस निज़ाम की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या वो इस करप्शन का तोड़ कर सकेगा? आयशा, सबसे अहम, सबसे पहली बात इस रिपोर्ट के हवाले से ये है कि हम करप्शन का जिस अंदाज में जिक्र करते हैं, ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि करप्शन को उस तरीके से नहीं देखना। पाकिस्तान के करप्शन के मसले को ये दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में डालती है, उस सियाको सबाक में डालती है जिस सियाको सबाक में हम इस शो में बार बार बात करते हैं, दर्जनों शायद सैकड़ों बार बात कर चुके हैं। तो आज जो IMF की ये रिपोर्ट है, उसको देखकर तो IMF का माथा चूमने को दिल करता है, बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का, मतलब ये कौम के जोड़ों में बैठ चुका है और पाकिस्तान जो है वो करप्शन में आज दुनिया में एक आला मकाम रखता है। दुनिया के इंडेक्सेस जो हैं उन पे लो है, और ये छोटी छोटी रिश्वतों की बात नहीं है। ये साशे पैक रिश्वत का मसला ही नहीं है, ये कंटेनरों का मसला है, ये अलीट कैप्चर और स्टेट कैप्चर का मसला है। यह अशराफियाई मईशत का मसला है कि अशराफिया रियासत पर कैप्चर कर चुकी है। मैं एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं, देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है करप्शन इनफरादी अमल के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब पूरी मार्केट पर कब्जा हो जाए, जब रियासत की ताकत कब्जे में ले ली जाए,
तो फिर पॉलिसियाँ और कवानीन मखसूस गिरोहों और अफराद के मफादात के लिए बनाए जाते हैं। इस सूरत में करप्शन हुक्मरान को हुक्मरान की करप्शन नहीं होती, बल्कि हुक्मरानी की बुनियाद बन जाती है। ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर देती है, यह अवाम को कमज़ोर कर देती है और ताकत का इर्तिकाज़ एक छोटी सी अलीट के हाथ में चला जाता है। यह है करप्शन का सही सियाको सबाक। ये वो करप्शन है जिसको वो कहती कि मैक्रो इकानमी का इशू है। ये इसने पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है। इसकी वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशो आपकी ख़राब है, इसकी वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान का सरमाया बाहर जा रहा है। और उन्होंने कौन सी मिसाल कौन सी दी है, एक केस स्टडी उन्होंने बताई है। फिर वो केस स्टडी है जो इस शो में शायद 20-24 बार तो खाली मैं जिक्र कर चुका हूँ, और वो है चीनी शुगर इंडस्ट्री, जिसकी मिसाल केस स्टडी के तौर पर दी है कि इसकी बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान में कि कैसे पाकिस्तान की अशराफिया और रियासती इदारों का जो गठजोड़ है वह अवाम को नुकसान पहुँचाता है, कैसे एक्सपोर्ट और कीमतों की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुआ जाता है, कैसे सब्सिडी दी जाती है, कैसे मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है, और डाका किस पे डाला जाता है। ये डाके का मेरा लफ्ज़ है, रिपोर्ट का नहीं है, अवाम की जेब पर। और फिर दूसरे जो हमारा एक पिलर है उससे भी जोड़ा है कि निज़ाम इंसाफ की जो बात है बहुत अहम है। निज़ाम इंसाफ के बगैर मईशत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये जहन में रखिए कि रिपोर्ट IMF की है, इसलिए ये रिपोर्ट करप्शन को मईशत के साथ जोड़ रही है, बड़ी मईशत के साथ, मैक्रो इकानमी के साथ, और निज़ाम इंसाफ को भी उसके साथ जोड़ रही है कि निज़ाम इंसाफ कंट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में नाकाम है। यानी जो आपका मुआहदा होगा, कारोबार तो होता ही मुआहदा है ना, उस पर अमल दरामद निज़ाम इंसाफ नहीं करवा सकता और आपकी जायदाद को महफूज नहीं बना सकता। अब ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। जो जदीद मईशत है उसकी इब्तदा इन दो चीज़ों से हुई थी। जब ये रियासत ने दो चीज़ें जो हैं वो इंश्योर की थी तो उसके बाद ये चली थी। और अदालती निज़ाम जो है वो ताख़ीर का बायस बनता है और वो गैर मौसर है, जिसकी वजह से करप्शन होती है, सरमायाकारी रुकती है। ठीक हो गया। ये तो है बुनियादी बातें, और बहुत सारी मशवरा जात हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें एक बुनियादी बात जो है मैं वो दोहरा देता हूँ, वक्त कम है, कि ये मराआत ख़त्म करो। अब ये क्या रियासत इस चैलेंज से निपट सकती है? साशे पे एक चैलेंज नहीं रह गया सर, कंटेनर्स का चैलेंज बन गया है बकौल आपके। ये करप्शन कंटेनर्स की सुन, क्या रियासत इस चैलेंज से निपट सकती है? उसके पास कुछ है निपटने को? मसला ये है कि वो देखिए लफ्ज वो इस्तेमाल करें स्टेट कैप्चर, कि रियासत किसके हाथ में है। वो कह रहे हैं स्टेट कैप्चर है। स्टेट कैप्चर क्या है? वो एलीट कैप्चर है, यानी वो अशराफिया जो ये सब कुछ कर रही है, रियासत उसके हाथ में है। ठीक अब एक तरफ तो उन्होंने कान मरोड़ा है ना, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है शहजाद चौधरी साहब। जब मैं बात कर रही हूँ कि एक इस्तेहकाम पकड़ता निज़ाम, एक कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है कि ऐसे चीज़ों को लेकर चलना है। सरकारी ठेके हों, टैक्स रियायतें हों, पॉलिसी मुराद हो, इशराफिया की जेबें गर्म करने का जरिया बन रहे। जैसे जैगम साहब कह रहे हैं कि जो एलीट कल्चर है या एलीट कैप्चर है वो स्टेट को कैप्चर कर गया है, तो इसे अब क्या कहा जाए कि ये रियासती निज़ाम ही ये बन गया है, चंद खानदानों की मुश्तरका ये सूरत हाल है, उनका नेक्सस कहलाएगा। क्या ये एक बड़ा चैलेंज है? स्टेट इसको टेक ऑन कर सकती है, कर ले? मैं आपके सवाल को दोहराता हूँ, क्या मजबूत होता हुआ निज़ाम सरायत शुदा करप्शन को काबू कर पाएगा या नहीं? ये है बुनियादी सवाल आपका। एक तो मजबूत होता हुआ निज़ाम एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मजबूत होता हुआ निज़ाम, और दूसरा जो सरायत शुदा करप्शन है, शायद यही निज़ाम हो तो फिर क्या करेंगे? अगर निज़ाम ही सरायत शुदा करप्शन है तो उसको कौन खत्म कर सकता? इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारी अपने निज़ाम के अंदर। निज़ाम के का हिस्सा बन चुकी है करप्शन, और यही इस रिपोर्ट में बताया गया। IMF को सलाम करने को जी चाहता है, जो कि इसको हम हमेशा गालियां देते रहते हैं। देखिए ना क्या उसने बोला, उसने कहा ये 3 महीने से रिपोर्ट पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये इसको पब्लिश नहीं कर रहे थे, सामने नहीं ला रहे थे। अब जब उनको सेकंड या थर्ड ट्रांच की बारी आई, उन्होंने कहा हम तब करेंगे। 2 ट्रिप्स लगे जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे। और तारीफ करनी चाहिए कुछ लोगों की जिन्होंने इतना बेहतरीन खुलासा उसको आज की रिपोर्ट्स के अंदर अखबारों में शाया किया है। तो मेरा ख्याल है कि वही अगर पढ़ लिया जाए तो सारे का सारा जो हमारे सामने खुल के चीज आ जाती है।
गवर्नेंस का हिस्सा है करप्शन। एलीट कैप्चर कहा जाता है, इसका मतलब है कि तमाम वसाइल के ऊपर एलीट ने अपना कंट्रोल कर लिया है, पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, वसाइल के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, आपकी ट्रेजरी पे कंट्रोल कर लिया है। यानी जो ताकत वाला है, ना सिर्फ ये कि उसको फायदा पहुंचे, उसका मुकम्मल का इख्तियार ट्रेजरी के ऊपर भी है, खजाने के ऊपर भी है। तो जब इस किस्म का मामला होगा, और उसकी अपनी मिलें भी हैं, वो मिलें चलाता भी है, वो उसकी फैमिली बिजनेसेस के अंदर भी काम करती है, और वो कहता है कि शुगर इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो सब इस वक्त सियासत के अंदर बैठे हुए हैं, वो इसलिए वो कोई फैसला इस किस्म का करते हैं पॉलिसी जो कि उनको। तो दो किस्म के एलीट्स की जिक्र किया, एक उसने कहा कि एलीट जो है गवर्निंग एलीट्स है और दूसरे पावर एलीट्स है। तो जो पॉलिसी बनती है वो पावर एलीट्स को या गवर्निंग एलीट्स को सर्व कर रही है, उनकी खातिर में काम कर रही है, उनकी खातिर खिदमत करती है। इसलिए पॉलिसी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि कोई समाजी तरक्की नहीं हो रही जो कि आवाम से मुताल्लिक है, बिल्कुल से कुछ नहीं हो रहा, और कोई मुआशी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि जब तक सिर्फ उनकी मईशत बेहतर हो रही है जिनकी पॉलिसियां जिनको सपोर्ट करती हैं। तो ये तो हो गया बुनियादी प्रॉब्लम जो हमारा है। फिर उसके बाद जो जुडिशल के ऊपर, को के ज़ैगम साहब ने उसका बहुत मुख्तसर टाइम की वजह से जिक्र शायद इतना नहीं किया, जुडिशल कैप्चर ऑफ द जुडिशल इंस्टीट्यूट्स, ये बढ़ के सामने आया है उनकी रिपोर्ट के अंदर। उनको तो नहीं पता था कि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम आने वाली है, 3 महीने से ये बन चुका है सारा मामला, और चूंकि वो मामला है इसलिए कोई दुनिया में आपके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और ये हमारे मेरे ख्याल में खुल के चीजें सामने आ गई। अब अगर आप जुडिशरी भी आपके काबू में है, हुकूमत भी आपके पास है, खजाना भी आपके कंट्रोल में है, आप ही हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप ही हुकूमतें चलाते हैं, आप ही पावर एलीट्स हैं, तो फिर उसके बाद तो तमाम का तमाम निजाम आपके हाथ में है ना। हम लोग तो टुकड़ों पे भी नहीं बैठे हुए, हमें तो वो जो कहते हैं कि जो गिरते हुए टुकड़े बच जाते हैं वो भी नहीं मिल रहे आवाम को। मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी वजह है इस तफरीक की, और ये रिपोर्टें आती रहनी चाहिए ताकि आवाम को हम ये बता सकें, जितना पढ़ के हम समझ सकते हैं। शुगर स्कैंडल, बीट स्कैंडल, इसमें भी वज़ीर आज़म ने ये अशिया की हैं। शुगर स्कैंडल में तो की उसकी बड़ी खूबसूरत उन्होंने मिसाल भी दी, और सिर्फ उस वक्त की मिसाल दे रहे हैं 2019 की। अभी रिसेंट की मिसाल ले लो, 2029 रुपए किलो के ऊपर हम बैठे हुए हैं, सबके सब एक ही हमाम में, सब इस हमाम में नंगे हैं। वीट स्कैंडल, एक वजीर आजम बना के पैसे चला गया। टोबैको स्कैंडल, कोई आपको टोबैको स्कैंडल कह रहा है कि आप अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ ठीक करें, क्योंकि उनका सारा निजाम स्मगलिंग का और उस तजारत का और सिगरेट्स का और टोबैको का, वो देखें ना। तो ये एक फाइनल में बात कर लूं, कल की आज की रिपोर्ट में, अखबार में रिपोर्ट है कि कल एक हियरिंग हुई सेनेट की या शायद नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वहां पर अपने कैमरे लगाएंगे, ये एफबीआर ने कहा, क्योंकि बहुत सारा पैसा खाया जा रहा है वहां 4 चाइनीज जो कंपनियां हैं उनके एमडीज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अगर आप ये करेंगे हम काम ही नहीं करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप कैमरे हमारे अंदर लगाएं। उन्होंने कहा वो रोपड़ा राशिद लंगड़ियाल के 30 अरब का नुकसान है, मुझे सालाना पैसा अंडर रिपोर्टिंग करते हो, अंडर इनवॉइसिंग करते हो, और मैं हमारा पैसा हम खा रहे हैं। वो कहते हैं अगर ये बात है तो आप करके देखो, हम आपके मुल्क में रहेंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे यहाँ। और किसी ने कहा, बिलाल ने क्या बोला, बिलाल क्या नहीं जो हमारे वो है मिर्च, उन्होंने कहा देखिए हमने कैमरे कम कर दिए और ऐसी जगहों पे लगाए हैं जहां पर आपका पता ना चले। ये है रियासत, और ये है वो लोग जो कि करप्शन आपके साथ करते हैं और करवाते हैं। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, ये IMF रिपोर्ट कहती है ताकतवर अशराफिया की बेहिसी उरूज पर है, आवाम को छोटे से छोटे काम को, सरकारी काम को जो खिदमात हैं उनकी, उस पर भी रिश्वत देते हैं, मगर बड़ों की जो तजोरियां हैं वो भरती रहती हैं। क्या कोई एक भी सियासी जमात अपने आप को बरी जिम्मा करार दे सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये मामले का हल कैसे निकल सकता है, या यही वे? चेंज द सिस्टम। चेंज द सिस्टम, यस, चेंज द सिस्टम। ये जो कौन करेगा, ये जो कैसे करेगा? तमाम हर कुछ तो हुकूमत के पास है ना, मगर एलीट कैप्चर होने देगी अशराफिया जो पॉलिसी आप और मैं यहाँ जो आप और मैं ये जो बैठे हैं ना, हुकूमत की मर्जी से बैठे हैं। अभी लेस्को वाले लाइट बंद कर दे तो मामला खत्म, फिनिश। आप बोलती रहो कि बोलते रहो, चीखते रहो। मगर सर किसी की आवाज बंद कर देना क्या मामले को छुपा देगा? 70 साल के मसाइल की जब हम बात करते हैं, 25 करोड़ आवाम सामने है, तो रियासत ने उसके निजाम में करनी है। IMF ने बड़ी तेजी दिखाई है। द करप्शन रिकवरीज टोटलिंग रुपीज 5.3 ट्रिलियन इन जस्ट 2 years। व्हाट डज इट प्रूव? ये जो 5.3 ट्रिलियन बरामद किया, ये भी तो यहाँ के अदारों ने किया ना। पर वो क्या कह रहे हैं कि अदारों ने किया ना, पहले तो इसको माने किया या नहीं किया? किया। अच्छा, और दूसरी तरफ हम मांग रहे हैं 1.2 बिलियन की हम भीख मांग रहे हैं। ओके, आराम से सुनो।
बात यह है कि करप्शन तो कर रहे हैं सारे। ये बात कर रहे हैं मेरे दोस्त चीनी की और उसकी गंदम की, मैं बात करता हूँ सब्ज़ी की, मैं बात करता हूँ शहर के अंदर जो बिक रहे हैं आटा उसकी, मैं बात करता हूँ जो मेरे शहर के अंदर गर्म मसाले बिक रहे हैं, मैं बात करता हूँ उन फलों की जो खिते में कहीं पैदा ही नहीं होते और इस खिते में आ जाते हैं। मैं बात करता हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को क्यों नहीं बंद किया जाता, क्या इंटरनेशनल मजबूरी है, क्या उसमें कोई शराइत नहीं है कि इधर से माल उधर जाए, उधर से माल इधर आए। इधर से माल भेजने वाले कौन है? मैं नहीं हूँ, रियासत के नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ पे, और जब वो माल वापस आता है तो उनको चेक करना भी रियासत के नुमाइंदों की जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। तो ये करप्शन जो है, मैं 100 दफ़ा चुका हूँ, 20-30 लाख जो अशराफी है वो असल में मुल्क की मालिक है, वो लूट मार कर रही है और खुले आम कर रही है। अगर ये किसी ने कहा चाइनीज़ ने कि वो टाइलों की पर कैमरा नहीं लगाना चाहते तो दे शुड गो। ये है चीज़ जहाँ पे हमें स्टैंड लेना चाहिए। सर शराफिया 20 लाख है या 5 लाख है, मगर जब ये निजाम की सांस रुकेगी तो फिर ये शराफिया राज कहाँ और कैसे करेगी? भाई इसी निजाम में हम तो 25 करोड़ भी तो है ना भाई, इसी निजाम ने तो तुमको ये पैसे निकाल के दिए हैं। ये एक मामूली अक्स है, ये मामूली। पहले ना कितने ट्रिलियन निकाले हैं, तो आप अंदाजा करें कि फिर रीच किया है करप्शन किस मुल्क में। तो असल में आप सिर्फ नेगेटिविटी पे बात करना चाहते हैं, करते रहे, हम कर चुके हैं। सिस्टम नहीं चल रहा, एक नया सिस्टम चाहिए। सिस्टम में दुकानदार कहता है कि मैं नहीं पैसे के बगैर तुम्हें देता, कैश लाओ और माल उठाओ, नहीं तो सामने वाली दुकान में चले जाओ। ये बात राशिद लंगड़ियाल कह के थक गया, नहीं थक गया? क्या करें, कौन ठीक करे? हम सब इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। जहाँ पे MNAs, MPAs, पॉलिसी बनाने वाले अदारा साज हैं, वो जिम्मेदार हैं, वहाँ पे हम भी जिम्मेदार हैं। तो आप अपने पूरे सिस्टम को रिवाइव करें, हर जगह पे देखें क्या हो रहा है। रजा रूमी साहब, हम भी जानते हैं करप्शन के मामलात, इंडेक्सेस में पाकिस्तान कहाँ पड़ा है, चाहे रूल ऑफ लॉ की बात हो या किसी और की। ठीक है, रिपोर्ट ने एक बार फिर हमें दिखा दिया। आपके ख्याल में बदउनवानी के वो कौन से ऐसे शोबे हैं, अगर वहां पर इस्लाहात की बात की जाए तो मुजाहिमत सबसे ज्यादा होगी, कौन से ऐसे मुराद याफ्ता तबके हैं जहां से मुजाहिमत ज्यादा आएगी? एक कॉमेंट सिस्टम को भी कीजिएगा जिसकी तलाश इफ्तिखार साहब को, कि नया सिस्टम चाहिए, क्या वो पलक झपकते ही कहीं से आ जाएगा? आयशा, मामला इस तरह से है कि ये रिपोर्ट जो है इसके मुंदरजात कोई नए नहीं हैं। ये बातें अक्सर औकात पाकिस्तान में भी की जाती हैं, लिखी जाती हैं। हाँ, जब IMF या वर्ल्ड बैंक से कोई चीज़ आती है तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक तो वो आलमी इदारे हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान उनके कर्जों का मरहून मिन्नत बन चुका है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मीडिया पे भी डिबेट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने कहा कि कौन से इदारे या कौन से ऐसे तबकात हैं जो कि रेजिस्ट करेंगे किसी भी चीज़ को बदलने में, तो ये तो मेरे ख्याल से सारी की सारी अशराफिया जो है वो सबका, जिसे वो कहते हैं पंजाबी में, दाव लगा हुआ है, तो वो क्यों कुछ बदलेंगे अब। लेकिन मसला ये है कि ये काम तो मुंतखब हुकूमतें जो होती हैं, जिनको के अवाम के पास जाना होता है इलेक्शन में। देखिए अभी पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, आपने कहा निज़ाम मजबूत हो रहा है और वगैरह वगैरह, पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन अगर शराय तरक्की नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान में, बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा, तो अवाम कैसे वोट देंगे इस मौजूदा हुकूमत को या जो हुकूमती पार्टियां हैं? वहां तो बिल्कुल दोबारा से इनको मसला का सामना होगा। तो ये तो खुद सियासी लोगों के इंटरेस्ट में होता है कि वो किस तरह से मईशत को दोबारा ट्रैक पे लाएं, और सिर्फ इस एंगल से नहीं कि दिफा क्या होगा मुल्क का, ये वो मजबूत होना है, बल्कि अवाम की बहबूद और उनकी फलाह के लिए ये ज़रूरी है कि बदउनवानी, करप्शन और जो सब्सिडीज और इस तरह का एक एलीट कैप्चर जैसे कहा जाता है, अशराफिया का चुंगल जो है, उससे कैसे पाकिस्तान की मईशत को छुड़वाया जाए। और अब मैं इसमें, चूंकि बहुत सारी बातें तो हो गई ऑलरेडी, आखिर में बात करने का यही नुकसान होता है कि जो आप कहना चाहते हैं सब कह देते हैं पहले, मगर लेकिन बहरहाल लेकिन सवाल है ना रजा साहब, सवाल कर लेते, कब तक ये निजाम चल पाएगा इस तरीके से? 25 करोड़ अवाम है पीछे, चंद लाख अशराफिया कब तक सरवाइव करेगी इस 25 करोड़ को इस तरह लूट कर? ताकत उनके पास है, हर चीज उनके पास है। बहुत आपने अच्छी बात ये कही है कि फिल वक्त इफ्तिखार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं
कि अभी तो उनका बड़ा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, लेकिन ये इस तरह जब मुल्कों में और कौमों में और माशरों में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी, अदम मसावात होती है इनकम की, वेल्थ की और प्रिविलेजेस की, तो फिर उसके बाद ये ज्यादा देर चलती नहीं है, फिर लोग खड़े होते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जगह जगह आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, खसूसन जो नौजवान हैं जो कि आधे के तकरीबन बेरोजगार हैं, वो उनमें दिखाई देता है आपको। उसके कई मज़ाहिर हैं, उसमें अब जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल मैं कहना ये चाहता था कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत हो, थोड़ी सी भी कमिटमेंट हो हमारी सियासी अशराफिया में, तो बिल्कुल ही हो सकता है। देखिए 3-4 इदारे हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1 तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक बाकायदा कानून मौजूद है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सालाना पब्लिक अकाउंट्स जो है उनकी जायजा लेता है, उनमें जो लीकेज होती है उस पर एक मुरस्सा रिपोर्ट भी सबमिट करता है। और फिर आपकी अदालतें जो हैं, और अदालत से मुराद सुप्रीम कोर्ट या फेडरल आईनी कोर्ट नहीं है, अदालत से मुराद सिविल जज लेवल के ऊपर जो मसाइल आते हैं इन्वेस्टर्स को, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है यकीन जाती है मैं ये हो सकती हैं और इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और उसके लिए ये जरूरत है कि बार बार याद दहानी करवाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बहुत कुछ हो, इसलिए याद दहानी करवानी जरूरी है, यकीनन करवाई जाती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, लेकिन उन्होंने बर वक्त मुदाखलत करके जंग रुकवा दी और अमेरिकी कोशिशों से सूरत हाल को काबू में लाया गया। सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैंने 8 जंगें रोकी हैं, जिनमें से एक वो थी जो दोबारा शुरू होने वाली थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ट्रंप के मुताबिक वाशिंगटन की मुदाखलत ने न सिर्फ कशीदगी कम की, बल्कि दोनों ममालिक को बेहतर समत में आगे बढ़ाने का मौका भी दिया। एक सुपर पावर मुल्क के सदर के तौर पर ट्रंप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि मई में भारत को जिस जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करके जंगबंदी पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद से भारत की सियासत पर नजर रखने वाले सियासी और दिफाई माहिरीन का भी यही दावा था कि मोदी फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान की फतह का डंका बज रहा है, ट्रंप पर अहम मुल्की और बैनुल अक़वामी इवेंट में भारत के तैयारे गिरने का जिक्र कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। ये सब मोदी से इसीलिए हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसे भारत की अपोजिशन जमातों, सोशल मीडिया के आज़ाद सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकारों की तरफ से इंतहाई तल्ख सवालात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मोदी और उसके वुज़रा ये दावे भी करते रहे कि पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर अभी पॉज की हालत में है। मगर इस सब के बावजूद जून ता नवंबर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पाक भारत जंग दोबारा शुरू होने वाली थी, मगर उन्होंने रुकवा दी, जबकि दुनिया के किसी भी अहम यूरोपीय मुल्क, चीन, रूस, अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क या उसकी एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई इंटेलिजेंस इत्तला सामने नहीं आई कि पाकिस्तान भारत जैसी 2 एटमी ताकतों में जंग दोबारा शुरू होने वाली थी। तो फिर सब कहने का मकसद या हकीकत क्या है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। पाकिस्तान भारत के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली जंग को रोका, 2 एटमी ममालिक में फिर जंग, ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया बेखबर, ट्रंप का दावा कितना दुरुस्त है? शहजाद साहब, अगर अमेरिका ने जंग रोकने में किरदार अदा किया तो फिर वाशिंगटन की मुदाखलत आर्जी थी या खित्ते में देरपा अमन के लिए कोई संजीदा रोड मैप का हिस्सा है? और आप कह सकते हैं कि क्या फिर मोदी का जो पॉज का स्टंट है वो बरकरार है या वो फुल स्टॉप पर आ गया? अच्छा आयशा, मैंने भी वो सुनी थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, लेकिन मुझे कहीं पे भी ये शुबा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि एक ऐसी जंग जो कि शुरू होने वाली थी और उसको मैंने रुकवा दिया, हो सकता है वो थाईलैंड और कैम्बोडिया की बात कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से ये बात पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आ गई कि शायद इनकी जंग दोबारा होने वाली थी। मैं क्यों समझता हूँ कि ये गलत है? इसलिए मैं समझता हूँ गलत है कि इंडिया ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, जो कि मैं ऑपरेशनली जिसको एनालाइज करता हूं, इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक जंग दोबारा शुरू कर सके। वो जिस किस्म की कमियों और कमजोरियों के साथ बैठा हुआ है, उनको भरने में वक्त लगेगा। उसने जो फर्क नोटिस किया है, उसकी एयरफोर्स के अंदर हो, उसके बाकी निज़ाम के अंदर हो, लड़ाई सोचने और लड़ने के निज़ाम के अंदर हो, तो बहुत ज्यादा गैप्स हैं। उन गैप्स को भरने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। एक तो ये वजह होगी।
अच्छा, दूसरी बात, अगर वो ये समझता है, अगर उसके दिमाग में कभी आया भी कि सिंधु 2.0 चलेगा, एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है, मुझे 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 खदशा यूं होता है कि प्रवीण सानी की ये वीडियोस देख देख के हमें कहीं हम लोरी ना उसको समझ के कहीं सो ना जाए। ये उससे बचने की जरूरत है। हम तो हमेशा से तैयार बैठे हैं और तैयार रहना चाहिए। सही। अच्छा, अगर वो किसी और तरीके से जंग करना चाहता है, जैसे कहा जाता है कि जो सरक्रीक में आएगा वो नेवी को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है फौज को ले, एस्केलेशन कंट्रोल, एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल करने का, जिसमें कि बढ़ोतरी का तरीका है जंग का, फिर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये तमाम चीजें सोचते हुए मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूं कि उसके अंदर फिलहाल हाँ लड़ेगा, शायद 6 महीने, साल, 2 साल, सामान आते आते भी वक्त लगता है। S-400 की 2 बैटरीज उसने ऑर्डर की हैं, वो जब आएंगी तो वो जो कमी पूरी हुई है उसको करेगा। रफेल को जो उस तरीके से तैयार करना है उसको वक्त चाहिए उसके लिए, ताकि उसके पायलट उस लेवल तक पहुंच जाएं कि उसको बेहतर इस्तेमाल कर सके। ये तमाम कमियां ऐसी हैं, और जिस मुल्क की एयरफोर्स इफेक्टिव ना हो और वो अपनी जगह पे ना बैठी हो, वो मुल्क जंग में जा ही नहीं सकता और ना ही कभी कामयाबी हासिल कर सकता है। मुझे नजर नहीं आता, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की बातों को सुन के एंजॉय किया करें, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के कोई बात है, लेकिन प्रवीण सानी की लोरियों से बच के रहिए। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये तो सभी कहते हैं कि ट्रंप कभी कभार कुछ ज्यादा भी बोल जाते हैं या कुछ ज्यादा छक्के भी लगा देते हैं। अगर जंग वाकई शुरू होने वाली थी, आप किस तरह इसको वहां एनालाइज कर रहे हैं? तो दुनिया की किसी बड़ी खुफिया एजेंसी ने, किसी और, जैसे रशिया है, चाइना है, अक़वाम मुत्तहिदा, किसी और एजेंसी की तरफ से, कोई अरब ममालिक की तरफ से, ये उन्होंने एक बड़ी, जिसे कहते हैं हमारे पंजाबी में बड़ मार देना, कुछ ऐसा काम किया है कि 8 जंगें रोकी? कोई वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं कि कुछ अरसे बाद बोलूं तो एक जंग और रोकियो, फिर बोलूं तो एक जंग और रोकियो? कर क्या रहे हैं आखिर वो? जी बिल्कुल, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये तो अब सब जानते हैं, अमेरिका में, अमेरिका से बाहर भी। लेकिन आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि ये एक बारहा उसका जो जिक्र करते हैं वो, एक तो वो क्रेडिट तो लेना चाह रहे हैं और वो बार बार अपने आप को अपनी जो बेस है, सपोर्ट बेस, उसको ये भी बता रहे हैं कि देखो मैंने कितनी बड़ी आलमी जंग जो है एक बार रुकवाई और दोबारा भी मैं उसको नहीं होने दूंगा। तो वो क्रेडिट तो ले रहे हैं, मगर ये एक सिग्नल भी होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान को, जिसने कि कहा था ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है कि आलमी लेवल के ऊपर हिंदुस्तान की अगली कोई मूव अगर होगी जंग की तरफ, तो वो उसकी सपोर्ट नहीं होगी, खुसूसन अमेरिका से नहीं होगी। और अमेरिका की सपोर्ट या इंटरनेशनल जो दीगर पावर्स हैं उनकी सपोर्ट के बगैर इंडिया जो है वो अगला कदम नहीं उठाएगा। यही वजह है कि ये बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जी बिहार में इलेक्शन है वो भी खत्म हो गया, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। आपको पता है हमारे भी मीडिया पे ये चल रही थी बात मतवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया भी जानता है कि वो उसको वो सपोर्ट हासिल नहीं है। और पाकिस्तान ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, उसके साथ बहुत सारे ममालिक खड़े हैं जो कि उसका साथ देंगे या कम से कम उसकी हिमायत में बोलेंगे जरूर। और यही वजह है कि इंडिया जो है उसने पेशकदमी नहीं की, ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम नहीं किया। और ये बात दुरुस्त है शहजाद साहब की कि हमें तैयार रहना चाहिए, और खुसूसन जो हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर हो रहा है और बदकिस्मती से वहां भी कोई मामला आगे नहीं बढ़ा, तो वो फिर हमें डबल जो है वल्नरेबिलिटी एक तरह से बन जाती है दिफाई एतबार से। इसलिए बिल्कुल चौकन्ना और तैयार रहने की जरूरत है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैगम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 6 माह से मुस्तकिल, यानी मई वाले मामले के बाद से ट्रंप पाकिस्तान इस जू की जंग के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस स्टेटमेंट का मैं हवाला दे रही हूँ उसके बाद दोबारा उन्होंने बात की है कि न्यूक्लियर वॉर रोकी, और फिर शहबाज शरीफ साहब के फ़ोन कॉल का जिक्र किया। ये फरमाइएगा, उनकी जो मुस्तकिल तारीफ या ऑब्सेशन विद ये इस खित्ते की बात कर रही है, पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत की वजह, इस तरीके से बार बार तारीफ करें, एक वजह बन रही है बैन अवी सतह पर भारत को पीछे धकेलने का भी रीज़न हो रहा है कहीं ना कहीं? कि भारत के लिए तो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। और मैं समझता हूँ सदर ट्रंप कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, हमें दोबारा उनको नोबल इनाम के लिए नामजद करना चाहिए। देखिए,
अगर हम कहते हैं हमने 6 जहाज गिराए हैं और सदर ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, सुपर पावर का सरबराह, वो कहता है नहीं आपने 8 गिराए हैं, तो हमें क्या तकलीफ है हम कहें कि हमने 6 गिराए हैं। सदर ट्रंप पोस्ट ट्रूथ प्रेसिडेंट है, ये जहन में रखिए। तो फैक्ट चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त फैक्ट चेक करेंगे जब वो हमारे खिलाफ बात करेंगे। जब वो हमारे हक में बात करेंगे तो हमें क्या तकलीफ पड़ी है कि हम फैक्ट चेक करते फिरें। शहजाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत ने अगर पहले भी जंग बंदी की थी तो अपनी कैलकुलेशन की वजह से की थी, इसलिए की थी कि उसको मार पड़ी थी, और आगे मामला जाता तो पाकिस्तान को तो नुकसान होता, हर जंग वाले मुल्क को होता है, भारत को बहुत नुकसान होता। और अब भी जो ऑपरेशन सिंदूर को वो कहता है मैंने पॉज पे रखा हुआ है, उसको इसलिए शुरू नहीं कर रहा कि इस वक्त तक उसकी कैलकुलेशन में दोबारा जंग करना उसके अपने लिए नुकसानदेह है। वो अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को भी अपनी सलाहियत बढ़ानी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर वो मोदी के पीछे ढोल लेके जा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय करें, हमें क्या मसला है। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो इफ्तिखार साहब, फिर आप एंजॉय कर रहे हैं सदर ट्रंप के स्टेटमेंट्स को, या फिर कहा जा सकता है किसी ना किसी तरह जनूबी एशिया या इस खित्ते में इस तरह के बुलंद और बाग दावे बैनुल अक़वामी ताकतों के खेल का भी हिस्सा है, भारत पर भी प्रेशर रखे हुए और पाकिस्तान को भी उभार रहे हैं बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान हर किस्म की जंग के लिए तैयार था, है और रहेगा। शहजाद साहब का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ये नहीं देखना कि ट्रंप क्या कहता है और मोदी क्या कहता है और बिहार के इलेक्शन कहता है। ज़्यादा बात है, बिहार में जो स्वीप उसको मेजॉरिटी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले किस चीज़ की बिना पे उसको इस अंधे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के पास वो वसाइल नहीं है लड़ाई के जो वसाइल माशाल्लाह अब हमारे पास हैं। हम अपने वसाइल को बढ़ा रहे हैं और वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब तक उसके वसाइल नहीं बढ़ते वो हमारे मुकाबले में नहीं आएगा, खा ट्रंप हो, खा मोदी हो, खा कोई हो। ट्रंप ऐसा क्यों कहता है मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने का आदी क्यों होता जा रहा है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे जब सवाल किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, फ़ौरन सवाल करने वाले को कहता है कि तुम फेक टेलीविज़न से हो, तुम फेक न्यूज़ से हो। तो जिस आदमी का एक रवैया ये बन जाए तो मैं तो उसकी बातों पे एतबार नहीं करता। वो जिस रात वो कहता है कि उसने जंग रुकवाई, इसलिए रुकवाई कि मामला बिल्कुल पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच गया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तमाम सिस्टम को जैम कर दिया था। जैम मजाक नहीं होता, किसी पूरे मुल्क के तमाम सिस्टम को जैम कर देना। इनको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान टेक्निकली कहाँ पे खड़ा है। तो वो टाइम था जब उन्होंने मदाखलत की कि बस कर दे, क्योंकि उससे आगे क्या होना था, क्या उनकी रेलें नहीं चल रही थी, उनके हॉस्पिटल बंद थे, उनके दफातर बंद हो गए थे, और क्या चाहते थे वो। तो इससे साबित हो गया कि हम तैयार हैं, तैयार थे। और एक फ़िक्रा मेरे दोस्त ने कहा, लेट मी हैंडल इट, मगरबी बॉर्डर। यस, हमें मगरबी बॉर्डर पे वही इक़दाम करने चाहिए जो हम रोज़ाना की सतह पे कर रहे हैं। तमाम खवारिजीज़ को उनके निकाल के, बेलों से निकाल के गोलियों का निशाना बनाना होगा। और ये भी है हिंदुस्तान के जो मुखालफ हैं, हमारे दोस्त हिंदुस्तान की मदद चाहते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि खा ये बॉर्डर हो, खा ये बॉर्डर हो, दोनों पे उनको कोई भी सरहद हो, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। ट्रंप कुछ ज़्यादा ही बड़े दावे कर रहे हैं, मगर ज़ैगम साहब कहते हैं कि जब तक हमें इन दावों से कोई नुकसान नहीं है तो दावे भले करते रहें, हमें अपनी तैयारी पूरी रखने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।